विदेशी भाभी की देसी ननद। 24 वर्षीय टिंकू शहर में रहता था, लेकिन उसके परिवार वालों का तरीका अभी भी देसी था। रोज जॉब पर जाने के लिए वो मेट्रो से अप डाउन करता था। उसी मेट्रो में मारिया नाम की एक विदेशी लड़की थी जिसे टिंकू देखता था और मारिया भी उसे देखती थी, पर दोनों आपस में कोई बातचीत नहीं करते थे। फिर एक दिन टिंकू ने हिम्मत करके मारिया से बात कर ही ली। थोड़ा सा ऑकवर्ड हो रहा है, बट मैं जानता हूँ हम दोनों एक दूसरे को काफी समय से स्टॉक कर रहे हैं। मैंने सोचा आज मैं पहल कर लेता हूँ। डू यू लाइक मी? इट्स ट्रू, आई लाइक यू, बट तुमसे कुछ कह नहीं पाई। फर्स्ट टाइम जब मैंने तुमको देखा था तो आई वॉज फॉलन इन लव। ओह माय गॉड, तुमको मेरी सारी बात हिंदी में समझ आ गई और तुम खुद भी हिंदी बोलती हो। कैसे यार? बिकॉज मेरे फादर अमेरिकन और मॉम इंडियन थी, इसलिए मुझे दोनों लैंग्वेज आती हैं। दैट्स ग्रेट। अच्छा, हम अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ सोच सकते हैं। डेट पर चलें कल? उप्स, नाम तो बताया नहीं हम दोनों ने। हाँ, मेरा नाम टिंकू है और राशि का नाम तरुण है। और तुम्हारा? मेरा नाम मारिया है। योर नेम इज गुड टिंकू। मैं आज ही फ्री हूँ, तो आज ही डेट पर चलें? यस ऑफ कोर्स। इसके बाद दोनों शानदार डेट पर जाते हैं, जहाँ लंच करते वक्त स्पेशल मारिया के लिए वो गिटार बजाता है। दोनों एक दूसरे से दिल की बात करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं और धीरे धीरे दोनों रोज मिलते हैं, जिसके बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर वो अपने घर वालों को बता देते हैं। अच्छा, जरा तस्वीर दिखाओ उस लड़की की, फिरंगी है ना वो? हाँ माँ, वो बहुत अच्छी है और आप चिंता मत करिए, उसकी मॉम इंडियन थी, इसलिए उसे थोड़े बहुत तौर तरीके तो आते हैं। ये देखिए उसको फोटो। अरे वाह, बहू तो बहुत अच्छी है। सच में शादी करना चाहती है वो, पर उसे हमारे घर में छोटे कपड़े नहीं पहनने दूंगी। माँ, शादी होने के बाद मैं उसे सब कुछ समझा दूंगा। नहीं भैया, आप इतनी अंग्रेजन भाभी क्यों लेकर आ रहे हैं जितनी विदेशी है? मुझे तो लगता है इन्हें कुछ आता जाता भी नहीं होगा। अरे हम देसी हैं, भले शहर में रहते हो। तू चुप रह गीता। माँ, आप मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? देखो ना, आसपास की आंटी कितना जलेंगी आपसे कि आपके घर में विदेशी बहू आई है। अब तो मैं पड़ोसन को बहुत जलाऊंगी। ठीक है बेटा, मैं पंडित जी से शादी का मुहूर्त निकलवाती हूँ। इतना कहकर महिमा फौरन पंडित जी से पूछकर मुहूर्त निकलवाती है। फिर अगले महीने दोनों का बहुत धूमधाम से विवाह संपन्न हो जाता है। घर में सास अपनी विदेशी बहू का गृह प्रवेश करती है। माँ जी, अगर मुझसे काम करने में कोई गलती हो जाए तो माफ करना। ओ माई माता, हमारी विदेशी बहू तो हिंदी भी बोलती है। और बहू, तू किसी भी चीज की चिंता मत कर, मैं हूँ ना, और तेरी ननद भी। हाँ माँ जी, मुझे थोड़ी बहुत हिंदी भी आती है। जाओ, अब तुम दोनों आराम करो। इसके बाद दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन बहू गाउन पहनकर रसोई में चाय बनाती है। तभी नंद गीता रसोई में अपनी विदेशी भाभी को ऐसे देखकर कहती है, हे भगवान भाभी, ये आपने कैसे कपड़े पहने हैं? नई नवेली बहू को इस तरह के फिरंगी कपड़े शोभा नहीं देते। बाप की शादी हो गई है, आपको साड़ी सूट पहनना चाहिए। बट व्हाट हैपेंड विद दिस गाउन? इट्स सो प्रिटी। भाभी, हैपनिंग तो कुछ भी नहीं है, बट देसी पति की देसी बीवी लगना चाहिए आपको। आप विदेश में नहीं हो, इंडिया में हो। मुझे ये पसंद है और मैं इसी तरीके से रहूंगी। ठीक है, माँ आपको इस अवतार में देखेंगी तो खुद ही ठीक कर देंगी। ओहो, आप अपने देसी स्टाइल में रहिए ननद जी, और मुझे अपने तरीके से रहने दीजिए। ये सुनकर गीता चली जाती है। फिर मारिया एक फॉर्मल डिश बनाकर और इंडियन चाय नाश्ते के साथ सबको खाना परोसती है। तभी उसके कपड़े देखकर सास बोलती है, बहू, ये सब क्या है? तुमने ये क्या कपड़े पहने हैं? भले ही पूरे हैं, पर मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। अब तुम नई बहू हो, साड़ी पहनो। देखा भाभी, मैंने आपको पहले ही टोका था तो आपने सुना नहीं। अब खुश? माँ जी, दीदी, मैं आपके घर की बहू बन गई हूँ, पर मैं विदेशी भी हूँ और मेरा ये कपड़े पहनने का मन कर रहा है। मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ, तो साड़ी पहनने की क्या जरूरत है? मारिया, तुमने मुझे कहा था ना कि तुम एडजस्ट कर लोगी। थोड़ा सा हमारी बात मान लो प्लीज। ओके, तुम बोल रहे हो तो मैं साड़ी पहन लूंगी अब से। अब आप सब खाना खा लीजिए। ये भगवान भाभी, आपने क्या बनाया है? कुछ अजीब और नया दिख रहा है। दीदी, ये वेफल और पैनकेक है, हमारे यहाँ डेली बनता है। हे भगवान, अरे तू पहली रसोई में आलू के पराठे भी बना देती तो चल जाता। पता नहीं का तू बनाती रहत है। अपने ननद से पूछ लिया कर, वही बनाया कर। देसी खाना ही बढ़िया होता है, इससे क्या होगा? ये तो पौष्टिक भी नहीं है। भाभी, अगर आप अंकुरित चना और दाल भी रख देती थी ना हमारे सामने, तो उसमें भी कम से कम ताकत थी। कोई बात नहीं, आज यही खा लेते हैं।
दिन गुजरते हैं, विदेशी भाभी और देसी ननद की कुछ खास जमती नहीं है। आपस में उनकी नोकझोंक चलती रहती है। साथ ही कभी नंद को विदेशी भाभी की चीजों से दिक्कत होती तो कभी विदेशी भाभी को नंद की देसी चीजों से। ऐसे ही रात के समय बहुत मच्छर काट रहे थे तो गीता देसी नुस्खे के साथ उपले को जलाकर घर में धुआं धुआं कर देती है, जिससे मारिया को बहुत खांसी होती है और उसकी आंखों में चुभती भी है। How's this? How much smoke has been in the house? मैं भाभी, एनी दिक्कत? आपको इंग्लिश आती नहीं है तो क्यों बोलती हैं? Excuse me भाभी, I am frequently say speaking in English, बट जो बात हिंदी में करने हैं वो अंग्रेजी में कहाँ? और आपको तो हिंदी भी अच्छे से नहीं आती तो मत बोला करो आप भी। इसकी जगह तुम गुड नाइट भी जला सकती थी, पर तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। ये कहकर मारिया अपने रूम में चले जाती है। अगले दिन गीता कहती है, माँ भाभी आज का मौसम बहुत अच्छा है, क्यों ना हम मंदिर चले? What? The weather is so romantic. हमें मंदिर नहीं किसी क्लब वगैरह या पार्क में जाना चाहिए। दिमाग खराब है क्या भाभी? फिर वही वाली बातें। अरे देसी बनो, मंदिर चलो। Nope, going to park. माँ जी चुप करो, तुम दोनों कितना बोलती हो। कहीं नहीं जाना हमें। देख रही हूँ तुम दोनों का आजकल विदेशी बहू वर्सेस देसी ननद चल रहा है। अपने आप को सुधार लो वरना मुझे एक्शन लेना पड़ेगा। मैंने तो कुछ नहीं किया माँ जी। नंद जी अपने आप को पता नहीं क्या समझती हैं। बस 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 रहने दीजिए भाभी, आप बहुत हो गया तुम दोनों का। जाओ अपने कमरे में, अब मौसम अच्छा है, बहू तू मेरे लिए पकौड़े बना कर ला। जी माँ जी। ये सुनकर मारिया अपनी सास और ननद को पकौड़े बनाकर खिलाती है। इस तरह उनमें नोक झोंक चलती रहती है। फिर एक दिन गार्डन में पानी डालते समय बारिश की कीचड़ से मारिया फिसल जाती है, जिससे उसके दोनों हाथों पर चोट लग जाती है। तभी दोनों आकर उसे कमरे में ले जाते हैं। अरे बहू ये क्या कर लिया तूने? उफ भाभी क्या किया आपने? ठीक से काम करना था ना। मैं अभी आपके लिए हल्दी का लेप लेकर आती हूँ, थोड़ी सी चोट है, ठीक हो जाएगी। नहीं, मेरे फर्स्ट एड बॉक्स में दवाई रखी है, मैं अमेरिका में भी लगाती थी, आप वो लगा दीजिए, जल्दी ठीक हो जाऊंगी। नहीं बहू, वो देसी लेप लगाएगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी, इन दवाई में उतना असर नहीं होता। नहीं माँ जी, मैं अपनी दवाई लगाऊंगी। माँ लगाने दो, आप क्यों जबरदस्ती कर रही हो? भाभी के दोनों हाथ पर चोट लगी है ना, एक हाथ में लेप लगा देती हूँ और दूसरे में आपकी दवाई। देखते हैं दोनों में से कौन सा हाथ जल्दी ठीक होगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। फिर मारिया के मुताबिक गीता एक हाथ में देसी दवाई और दूसरे हाथ में विदेशी लगा देती है और अगले दिन उसकी विदेशी दवाई वाले चोट पर से खून निकल रहा था, जिससे वो चिल्लाती है और दोनों सास ननद उसके पास आते हैं और देखते हैं कि देसी हल्दी के लेप से आधी चोट ठीक हो चुकी है। देखा भाभी, आपका हल्दी का घाव वाला हाथ कितना जल्दी ठीक हो गया और आपकी विदेशी दवाई से कुछ नहीं हुआ, उल्टा खून निकल रहा है। अब समझ आई आपको मेरी बात? हाँ बहू, अब तुझे समझ आ गया होगा कि देसी चीज कितनी काम आती है और जल्दी असर करती है। हाँ माँ जी और दीदी, मुझे आपकी बात सही समझ आ गया कि देसी चीजें अच्छी होती है। मुझे बहुत दर्द हो रहा है दीदी, कुछ तो कीजिए। मैं उसी का लेप लगा देती हूँ और कपड़ा बांध देती हूँ। ये बोलने के बाद देसी नंद अपनी विदेशी भाभी के हाथ पर हल्दी का लेप लगा देती है और पट्टी कर देती है। इस हादसे से मारिया की आंखें खुल जाती हैं और अब वह अपनी नंद की तरह देसी तौर तरीके को अपनाने के बाद खुशी खुशी ससुराल में रहने लगती है। ये कहानी है गरीब सलीम और उसके परिवार की। सलीम मोहम्मदपुर में अपने बेटे साद और पत्नी राफिया के साथ रहता था। सलीम के पास कुछ बकरे थे जिनका गोश्त बेचकर घर का गुजर बसर चलता था। रफिया बेगम, मैं मटन बेचने मंडी जा रहा हूँ, आज जुम्मा है इसलिए आने में देर हो जाएगी। ये कहकर सलीम अपनी बकरियों को लेकर मंडी चला आता है। सलीम के पास आबिदा नाम की एक हष्ट पुष्ट बकरी थी जो बहुत ही तंदुरुस्त और फुर्तीली थी। सलीम के पास वो बकरी पिछले कुछ सालों से है, मगर सलीम ये नहीं जानता था कि उसकी वो बकरी बोल सकती है। अरे बाप रे, आज तो इस गोश्त मंडी में ग्राहकों की कितनी ज्यादा भीड़ है। अचानक एक ग्राहक को आता देखकर बकरी आबिदा चुप हो जाती है। अस्सलाम वालेकुम सलीम मियाँ, जरा 1 किलो मटन कर दो। ठीक है भाईजान, देता हूँ। अरे नहीं नहीं, ठहरो जरा, मुझे ये वाला मटन नहीं चाहिए। मगर भाईजान, ये अभी बिल्कुल ताजा काट कर ही रखा है। अचानक उस ग्राहक की नजर सलीम की तंदुरुस्त बकरी आबिदा पर पड़ती है। एक काम करो सलीम मियाँ, मुझे इस बकरी का मटन काट कर दो, इसे खाने में मजा भी आएगा। पहले ही तो मेरे मासूम दोस्तों को खा खा कर इसका चर्बीला पेट कैसे हिल रहा है, फिर भी ये मुझे खाना चाहता है। मैं अपनी सींग मारकर इसका पेट फाड़ दूंगी। सलीम जैसे ही आबिदा को काटने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, तभी आबिदा सलीम को सींग मारते हुए पीछे हट जाती है। रुक जाओ मालिक, मुझे इस लालची पेटू भुक्कड़ के हाथों मत बेचो। या अल्लाह, ये कैसे मुमकिन है? आबिदा बोल सकती है?
माफ करना भाईजान, ये बकरी बिकाऊ नहीं है। मैं आपको चुस्त बकरी का मटन देता हूँ। सलीम दूसरे बकरे का मटन काटकर उस ग्राहक को तोल देता है और रात होता देखकर आबिदा और अपनी बाकी बची हुई बकरियों को लेकर घर लौट आता है। अजी आप आ गए? पता है रफिया बेगम, आज मंडी में हमारी बकरी आबिदा बोलने लगी। सलीम भला एक बकरी बोल कैसे सकती है? क्योंकि मैं बोल सकती हूँ रफिया। मालिक मैं तुम्हें बहुत सारा दूध दूंगी, मगर खुदा के लिए तुम मुझे कभी मत बेचना। बकरी की बात सुनकर रफिया और सलीम आंसू भरी आंखों से उसे गले से लगाकर उसके सींगों को सहलाते हुए कहते हैं, हम तुम्हें कभी नहीं बेचेंगे आबिदा। उस दिन से आबिदा सलीम के लिए गरीब परिवार का हिस्सा बन चुकी थी। 7 साल का साद उसे रोज चारा खिलाता तो वहीं रफिया उसे खुशी से नहलाती, जिसके बदले आबिदा उन्हें दूध देती। बीतते दिनों के साथ बकरीद का त्योहार पास आ गया। अब्बा जान, बकरीद आने वाली है। आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे इस बार बकरीद पर पठानी कुर्ता खरीदेंगे। हाँ हाँ मेरे छोटे नवाब, मुझे अपना वादा याद है। मैं और तुम्हारी अम्मी कल ही तुम्हें खरीदारी के लिए बाजार ले चलेंगे। चलो अभी खाना खाते हैं। सभी साथ मिलकर खाना खाते हैं और सो जाते हैं, मगर उसी रात गरीब सलीम की सारी बकरियां और मेमने चोरी हो जाते हैं। किस्मत से आबिदा और एक छोटी सी बकरी बच जाते हैं, जो कि उनके सोने वाले घर में बंधे होते हैं। या अल्लाह, ये क्या हो गया? मेरी सारी बकरियां कौन चुरा ले गया? कितना कुछ सोचा था मैंने, इस बार बकरीद पर मैं अपनी बेगम और अपने बेटे के लिए खुशियां खरीदूंगा, मगर तूने मुझे कंगाल कर दिया। खुदा, आखिर मुझ गरीब ने ऐसी क्या गुस्ताखी की थी? अब्बा जान, क्या अब हम बकरीद नहीं मना पाएंगे? सलीम संभालो खुद को, अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं। 2 दिन तो सलीम और उसका परिवार रूखा सूखा खाकर रह जाता है, मगर अब नौबत यहाँ तक आ जाती है कि उन्हें दाने दाने को तरसना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ सभी बकरीद के लिए कपड़े, मिठाइयाँ और ढेरों तोहफे खरीदते हैं। रफिया, इस वक्त हमारे घर के हालात गमज़दा हैं। हम अबीदा को बेच देते हैं। मैंने ग्राहक भी ढूंढ लिया है, कल वो आकर अबीदा को खरीद ले जाएंगे। घर के बाहर खूंटे से बंधी बकरी ये बात सुनकर कहती है, मालिक मुझे बेचने वाले हैं। आज की रात इस घर में मेरी आखिरी रात है। कल सुबह खरीदार आकर मुझे खरीद कर ले जाएंगे और मुझे बकरीद पर कुर्बान कर देंगे। अगली सुबह अकरम नाम का एक ग्राहक उसे खरीदने आता है। अरे सलीम मियाँ, कहाँ हो तुम? मैं आ गया हूँ। सलाम वालेकुम अकरम भाई, ये रही मेरी बकरी। अरे माशाल्लाह, पूरी तरह से मटन से भरी हुई है। ये लो पैसे। अकरम जैसे ही सलीम को पैसे देने लगता है, तभी वो बकरी अपनी जुबान बाहर निकालकर लार टपकाते हुए जोर जोर से खांसने लगती है। अरे सलीम मियाँ, तुम्हारी इस बकरी को खसरा तो नहीं है? मुझे इसका मिजाज देखकर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। भाई रहने दो। बकरी देर तक उस ग्राहक के सामने चालाकी दिखाते हुए खूब खांसती है, जिससे वो ग्राहक उसे नहीं खरीदता। मेरी चालाकी काम आ गई और देखो, इस ग्राहक ने मुझे नहीं खरीदा, वरना अगर वो मुझे खरीद लेता तो मुझे खल्लास कर देता। अबीदा, मैं जानता हूँ तुमने जानबूझकर ये चालाकी की है ना? अपनी जान बचाने के लिए मुझे चालाकी दिखानी पड़ी, वरना तो बकरीद पर मेरी बलि चढ़ा देता। मुझे मत बेचो। सलीम उसकी एक भी नहीं सुनता और अगले दिन फिर से दूसरा ग्राहक बुलाता है। अरे सलीम मियाँ, बकरी लेकर आओ। हाँ नसीम भाई, ये रही मेरी बकरी, एकदम चुस्त और फुर्तीली है। ठीक है, फिर मैं इसके 10,000 दूंगा। ये मुझे खरीदेगा? मैं इसे अपनी सींगों से मार मार कर इसका खून कर दूंगी। इससे पहले कि ये मेरा मटन बनाकर बकरीद के दिन मुझे खा जाए, मुझे नई चालाकी करनी होगी। ऐसा कहकर चालाक बकरी लंगड़ाने लगती है और चालाकी से सींग चलाने लगती है। हाय अल्लाह, ये बकरी तो बीमार लगती है। देखो तो कैसे लंगड़ा कर चल रही है, जैसे इसके पैरों को पोलियो मार गया हो। नहीं नहीं, मैं बकरीद पर एक बीमार बकरी की कुर्बानी नहीं करूंगा। खुदा हाफिज, मैं चलता हूँ। एक बार फिर चालाक बकरी अपनी चालाकी से उस ग्राहक को भी भगा देती है। बकरी की चालाकी को देखकर सलीम कई सारे और ग्राहकों को एक साथ इकट्ठे बुलाता है। सलीम, तुम मुझे मत बेचो, मैं कटना नहीं चाहती। मैं तो तुम्हें दूध भी देती हूँ, मुझे मत बेचो। चलो अबीदा, तुम्हारे खरीदार बाहर खड़े हैं।
सलीम अपने बेटे साद का मुंह देखते हुए बेचारी बकरी को घसीटते हुए बाहर लाता है और सभी खरीदार उस बकरी की बोली लगाते हैं। तभी बकरी अपनी आखिरी चाल चलकर अपने पेट को जरूरत से ज्यादा फुला कर कहती है, ठहरो, मुझे खरीदने से पहले ये जान लो, मैं एक मायावी बकरी हूँ और मेरे अंदर शैतानी बकरियां पल रही हैं। जब तुम में से किसी ने भी बकरीद पर मेरी कुर्बानी की और मुझे खाया तो वो अगले 2 मिनट के अंदर ही अल्लाह को प्यारा हो जाएगा। फैसला तुम्हारा है, मेरा मटन खाकर तुम्हें मरना है या फिर मुझे ना खरीद कर तुम्हें जीना है, या आज फिर जीने की तमन्ना है। नहीं नहीं, हमें जीना है सलीम मियाँ, तुम तो बड़े मक्कार निकले, अपनी शैतानी बकरी हमें बेच रहे हो, हम ये बकरी नहीं खरीदेंगे, चलो भाइयों। बकरी अपनी चालाकी से अपनी जान बचा लेती है और सब वहाँ से चले जाते हैं। तभी बकरी खुशी से उछलते हुए कहती है, सलीम, उन लोगों ने तो मेरी जान बख्श दी, अब तुम भी कह दो। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। जिंदगी छीनना बहुत आसान है मगर जिंदगी देना बहुत मुश्किल है। सलीम, मुझे जीने दो। अब जाने दीजिए आबिदा को, मत बेचिए, मुझे कुर्ता मिठाइयाँ कुछ भी नहीं चाहिए, आबिदा हमारे साथ रहेगी। हाँ साद, आबिदा हमारे साथ रहेगी। उस शाम सलीम का गरीब परिवार अल्लाह से दुआएं करता है। अगली सुबह बकरीद के दिन जैसे ही वो जागते हैं तो उसकी सारी चोरी हुई बकरियां वापस वहां आ जाती हैं, जिसके बाद सलीम उनका गोश्त बेचकर बकरीद की कुर्बानी देकर अपने परिवार में बकरी ईद की खुशियां बांटता है और वहीं आबिदा भी उनकी खुशियों में शामिल होती है।